यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 324 EZ 2024 का तीसरा सेट है। इस सेट का आज हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 3 तक के सभी खंडों को हल किया है और इस पार्ट में हम सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 के सभी खंडों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पहला सवाल। दिया हुआ है n क्रॉस n में एक संबंध R निम्नवत परिभाषित है। A, B संबंधित है C, D से यदि और केवल यदि AD बराबर है BC तो सिद्ध करो कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए हमें सममित, स्वतुल्य और संक्रमक तीनों संबंध प्रूफ करने होते हैं, तभी वहां पे तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया है हम उसको लिखते हैं। सवाल नंबर 4 का पहला खंड है। जो दिया है उसी से मदद मिलेगी कि प्रूफ जो करना है उसके बारे में। जो प्रूफ करना है वो तुल्यता संबंध है और जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं। दिया है A, B संबंधित है C, D से इस प्रकार से कि AD बराबर है BC। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना जो कि हमेशा आपको मदद करेगी सवाल लगाने में, वो ये है कि यहाँ पे आप देखो कि पहला संबंधित है अंतिम से, यानी AD रिलेट्स कर रहा है और BC रिलेट्स कर रहा है एक दूसरे से। तो ये चीज पर आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है कि पहले कोष्ठक का पहला दूसरे कोष्ठक का चौथा आपस में कनेक्ट है। अब यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं सबसे पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हम लिखेंगे कि A, B रिलेट्स कर रहा है A, B से, तो क्या रिजल्ट आएगा इसके हिसाब से पहला अंतिम से कनेक्ट हो जाना चाहिए और इसका दूसरा इसके पहले से कनेक्ट हो जाना चाहिए, यानी BA। और आपको क्या यहाँ से देखने से लगता है कि क्या AB BA के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए R स्वतुल्य संबंध है। एक हो गया। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सममित। सममित चेक करके देखते हैं। तो सममित चेक करने के लिए हम C, D रिलेट्स R चेक करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे C कनेक्ट हो जाना चाहिए B से और D कनेक्ट हो जाना चाहिए A से, यानी C कनेक्ट होना चाहिए B से और D कनेक्ट होना चाहिए A से ऊपर के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इसको आप रीअरेंज कर दो तो ये क्या लिखा हुआ AD बराबर BC ही लिखा हुआ है। ये AD और ये BC जो कि ऊपर के कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल सटीक है। तो लिखेंगे इसलिए R एक सममित संबंध है। अगला संबंध प्रूफ करेंगे हम संक्रमक। तो संक्रमक के लिए जो दिया है उसको तो लिखना ही है और हम ये मान लेते हैं कि C, D रिलेट्स E, F। यहाँ इसके बीच में निष्कर्ष तो इन्होंने खुद दिया था कि AD बराबर है BC। तो ये चीज जो हमने माना है इसके हिसाब से CE बराबर होना चाहिए CF, पहला चौथे से और दूसरा इसके पहले से, ये DE के। ये जैसा हमने माना ये उसके हिसाब से निष्कर्ष है और ये सवाल में इन्होंने दिया था। तो इसको हम एक समीकरण मान लेंगे और इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण और हम इन दोनों का गुणा करा देंगे। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, तो AD का गुणा CF से हो जाएगा
और BC का गुणा DE से हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे कि इस तरफ C है, इस तरफ BC है, कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ D है और इस तरफ D है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा AF और इस तरफ बचेगा BE। अब अगर इसको हम संकेत के रूप में बदलें तो हम इसको ऐसा लिख रह सकते हैं कि A पहले कोष्ठक का A है और दूसरे कोष्ठक का जो अंतिम है उसका F है। ऐसे ही है, तो हम यहाँ पे लिख रहे थे, देखिए इस शुरू में हम दिखा रहे हैं इसको। ये जो AD लिखा है, AD का मतलब ये पहले कोष्ठक का है शुरुआत वाला और ये दूसरे कोष्ठक का अंतिम है, वैसे ही हमने यहाँ लिख दिया। A जो है पहले कोष्ठक का शुरुआत और F दूसरे कोष्ठक का अंतिम वाला है। और यहाँ पे उसके बाद ये जो B है ये दूसरे कोष्ठक का अंतिम वाला है और E दूसरे कोष्ठक का पहला वाला। इसका मतलब AB संबंधित है E, F से। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अब देखो संक्रमक में यहाँ पे AB संबंधित था CD से और हमने माना कि CD संबंधित है EF से, और निष्कर्ष क्या निकला कि AB संबंधित है EF से। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए R संक्रमक संबंध है। लिखेंगे अतः R एक तुल्यता संबंध है। और ये हुआ इस सवाल का जवाब। यहाँ शुरू से आप इसको देख सकते हो, ये है सवाल और ये है इसका पूरा जवाब। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आएगा आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। अब दिखाते हैं हम आपको अगला सवाल। ये है सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड। A का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो जिसके लिए अंतराल 1,2 में फलन fx बराबर x² प्लस ax प्लस 1 के प्रदत्त फलन वर्धमान है। A की न्यूनतम वैल्यू बताओ जिसके लिए जो फलन दिया गया है वो 1 और 2 के अंतराल में वर्धमान में रहना चाहिए। तो ये हुआ सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड। जो फंक्शन दिया है वो है x² प्लस ax प्लस 1। तो वर्धमान या ह्रासमान के लिए सबसे पहले f डैश x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो f डैश x² का अवकलन होगा 2x और ax का a होगा और 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्धमान के लिए f डैश x ग्रेटर देन होना चाहिए 0, यानी 2x प्लस a ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। a की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो यहाँ से a की वैल्यू होगी माइनस में 2x ग्रेटर देन माइनस 2x। अब चूंकि सवाल में अंतराल उन्होंने पहले से दिया है, अंतराल उन्होंने दिया 1,2, तो जब x का मान 1 रखेंगे यानी x बराबर 1 पर हम पाएंगे ग्रेटर देन माइनस 2 और x बराबर 2 पर a की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस में 4। तो यहाँ पे इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो -2। अब कहोगे ये कैसे पता चला? तो हमें चूंकि वैल्यू -2 से बड़ी चाहिए तो -2 से आगे ग्राफ इस तरफ जाएगा और -4 से भी ग्राफ उस तरफ आगे जाएगा। तो उभयनिष्ठ पार्ट यहाँ दिखा देते हैं। ये मान लो हमने एक ग्राफ बनाया और यहाँ दिखा रहे -2 और इस तरफ होगा -4। हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये नंबर छोटा हो रहा है और इस तरफ जा रहे हैं तो नंबर बड़ा हो रहा है। तो -2 से बड़ा इस तरफ a है और -4 से भी बड़ा होना चाहिए तो इस तरफ a है। तो ये जो उभयनिष्ठ वाला पार्ट है वो यहाँ पे है। तो लिखेंगे इसलिए a ग्रेटर देन -2 न्यूनतम मान है। और यही इस सवाल का जवाब हुआ। a बराबर 2 नहीं रहेगा, a ग्रेटर देन -2, ये इस सवाल का होगा जवाब। आप इसको उतारिए फिर आगे का सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं जो कि है सवाल नंबर 4 का तीसरा खंड। अवकल समीकरण dy/dx प्लस y बराबर 1 को हल करो।
ये है सवाल नंबर 4 का तीसरा खंड। सवाल में दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 1, ये सवाल में दिया हो। तो इस सवाल को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस वाई, या इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस वाई डी वाई बराबर डी एक्स। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई डी वाई, और इधर ये हो गया डी एक्स। 1 बाई वाई या 1/1 माइनस वाई, इसका होगा लाग वाई, यानी हो जाएगा ये लाग 1 माइनस वाई। और 1 बाई ये जो 1 माइनस वाई है, इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 का 0 और वाई का -1 होगा, क्योंकि आगे माइनस लगा है। ये हो जाएगा इतना, और डी एक्स का एक्स प्लस में हो जाएगा सी। ये कैसे किया गया है ये इसको भी समझ लेते हैं। हमें इसको लगाना है तो हम इसी पर ध्यान देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 1 माइनस वाई बराबर टी मान लेते हैं। तो 1 माइनस वाई का चाहे टी के सापेक्ष या वाई के सापेक्ष अवकलन कर दो। चलो हम इसका वाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं। 1 का 0 हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी वाई। तो डी वाई की वैल्यू यहाँ से मिलेगी माइनस में डी टी। अब ये जो वैल्यू हमने मानी उसको हम अपने सवाल में रख लेते हैं। तो 1 बाई हो जाएगा टी, और डी वाई की जगह पे माइनस में डी टी। तो ये हो गया माइनस में 1 बाई टी डी टी, यानी माइनस में लाग टी, यानी हो गया माइनस में लाग टी की जगह पे 1 माइनस वाई। तो चाहे आप इस तरीके से सवाल लगा लो या फिर ऐसे डायरेक्ट रख दो। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं लाग 1 माइनस वाई के ऊपर पावर -1, या इसको लिख सकते हैं लाग 1/1 माइनस वाई बराबर x प्लस सी। ये हो गया इस सवाल का जवाब। आप चाहें तो इस सवाल को और भी हल कर सकते हो, इसको बिना लघुगणक के भी कर सकते हो, और चाहे तो यहीं पे इसका जवाब लिख दो। अगर आप इसको बिना लघुगणक के सॉल्व करना चाहते हो तो इसके कई तरीके से उत्तर आ सकते हैं। जैसे आप चाहे तो इसको लिख सकते हो लाग 1/1 माइनस वाई। सी को इस तरफ आप लिख सकते हो सी बराबर एक्स। सी को आप लाग के रूप में कोई कांस्टेंट मान सकते हो। ये सभी तरीके हैं लगाने के। सबसे अच्छा यही रहेगा यहाँ पे कि आप इसी को उत्तर लिख देना या फिर इसको लिख देना। अगर आपको और लगाने का शौक हो तो आप ऐसा कर सकते हो। हालांकि ये कम नंबर का रहता है, इसलिए इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। अगर आपको वैसा करना है तो आप इसके लिए लिख सकते हो 1 माइनस वाई, और सी को आप लाग कोई कांस्टेंट लिख दो। जैसे मान लो हमने इसको लाग ए लिख दिया, ये भी कोई कांस्टेंट है जो सी के बराबर है। चिन्ह भी बदल सकते हो, माइनस के बजाय आप प्लस ले सकते हो। कांस्टेंट है, बस इसका कुछ मतलब नहीं। यहाँ पे लिख सकते हो ए एक स्थिरांक है। अब यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये भाग होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं लाग 1/1 माइनस वाई बटे में ए, यानी इंटू ए बराबर एक्स को हम लिख सकते हैं लाग ई के ऊपर पावर एक्स। ऐसा हम लघुगणक के लिए लिख दिए। हम इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस वाई इंटू ए बराबर ई टू दी पावर एक्स। इसका इस तरफ गुणा करके लिख सकते हैं 1 बराबर 1 ऋण वाई ए और ई टू दी पावर एक्स। चाहे आप इसको ऐसा लिख दो, या फिर अब इनमें सब में से हर एक का गुणा करके केवल वाई वाला रहने दो। इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 8 ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई ए ई टू दी पावर एक्स। वाई को एक इस तरफ कर दो, एक को उस तरफ कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये आप अपने ऊपर है, इसको अरेंज करके बना सकते हो। केवल y का मान निकालना है। अगर आपको केवल y के रूप में देना तो आप इसका भाग कर सकते हो। यहाँ आएगा 1 और यहाँ पे आएगा
1/a e⁻x यानी 1 माइनस 1/a e के ऊपर पावर माइनस x। 1/a को चाहे तो कोई नया कांस्टेंट नाम दे दो, जैसे c1 e पे पावर माइनस x। तो ये ढेर सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हम इसी को उत्तर लिखेंगे, ये सबसे सही है। तो यह है सवाल नंबर 4 के तीसरे खंड का जवाब। यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है और ये है इसका जवाब, यहीं पे आप इसका जवाब छोड़ देना। उसके बाद देखते हैं अब हम लोग अगला सवाल, जो कि है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड। ये सवाल है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है यदि घटना इस प्रकार से कि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्थ उसको ई से दिखा रहे हैं और जो सम संख्या उस पर एफ से दिखा रहे हैं। तो बताओ कि क्या घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। तो ये है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड। यहाँ पे पासे को एक बार उछाला गया है, तो यहाँ पे जो एस की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6। एक पासे में लेकर के 1 से लेकर के 6 तक के नंबर होते हैं। तो अगर एक बार उछालेंगे तो इनमें से कोई एक नंबर जरूर आएगा। अब उसके बाद कहा जो 3 का अपवर्थ है उसको हमने ई नाम दिया है, यानी जो 3 से डिवाइड होने वाली संख्या वह 3 और 6, उसको ई से नाम दिया गया है। और जो सम संख्याएं हैं उसको एफ से दिखाया गया, यानी 2, 4, 6। तो यहाँ पे ई की प्रायिकता कितनी होगी, ई की प्रायिकता निकालेंगे तो सूत्र हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो ई की संख्या 2 है और टोटल संख्या 6 है, यानी 1/3। ऐसे पी ऑफ एफ, तो ये होगा एन एफ बाई एन एस। एन एफ की वैल्यू 3 और एन एस की वैल्यू 6, यानी 1/2। ये हो गया, एक हो गया पी ई की वैल्यू और एक हो गया पी एफ की वैल्यू। अब हम निकालेंगे पी ई इंटू पी एफ। जब स्वतंत्र घटनाएं चेक करनी हो तो ये पहला काम, यानी 1/3 गुणे 1/2 यानी 1/6। फिर हम निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो सूत्र हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन केवल एक ही नंबर है, तो वो है उसकी संख्या 1 है। यहाँ पे हम 6 नहीं लिखेंगे, 6 कॉमन है, उसकी जो संख्या है वो 1 ही है और बटे टोटल संख्या 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है पी ई इंटू पी एफ। तो जब ये कंडीशन लागू हो जाए तो लिखेंगे इसलिए ई कामा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये हुआ इस सवाल का जवाब। इसको लगा लीजिए आप, फिर अगला सवाल हम आपको लगाना सिखाते हैं। इसको कर रहे हैं आगे, और जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा जरूर। ये है सवाल नंबर 5 और उसका पहला खंड। सिद्ध कीजिए कि x, y, z यदि विभिन्न है। जहाँ पे ये डेल्टा दिया हुआ, डेल्टा का मतलब होता है इस पूरे की वैल्यू अवयव की, वो है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, जो भी दिया है इसकी वैल्यू 0। तो प्रूफ करना x y z इक्वल -1। सवाल नंबर 5 का पहला खंड। सवाल में है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 y क्यूब प्लस 1 और z क्यूब प्लस 1, इसकी वैल्यू इन्होंने दिया है 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस अवयव को 2 अवयवों में बांट देंगे। आपको नियम मालूम है कि किसी एक पंक्ति या स्तंभ को ओपन करके हम 2 अवयव बना सकते हैं। तो ये हो गया x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और एक में हो गया x क्यूब y क्यूब z क्यूब, और एक में हो गया x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। इस पूरे की वैल्यू हो गई 0।
जैसा इन्होंने दिया है। अब यहाँ पे पहले लाइन में से x, दूसरे में से y, तीसरे में से z को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा x y z। यहाँ बचेगा 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस यहाँ हो गया x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 बराबर हो गया 0। या x y z, चाहे तो पहले वाले आगे को व्यवस्थित करके दूसरे के जैसा दिखाए या दूसरे को व्यवस्थित करके पहले जैसा, तो हम पहला ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरे को व्यवस्थित करेंगे तो देखो, जब हम दूसरे और तीसरे स्तंभ को आपस में बदलेंगे तो एक माइनस लगेगा, फिर एक यहाँ पहुंच जाएगा और इसको इसके साथ बदलेंगे तो एक और माइनस लगेगा, यानी मिला जुला के प्लस ही आएगा। और इसको हम अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे हम आगे हुई कॉमन ले लेते हैं, यानी 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो बचेगा x y z प्लस 1। अब या तो ये आगे 0 होगा या तो ये 0 होगा, लेकिन इसलिए 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर होगा 0, या फिर x y z प्लस 1 बराबर होगा 0, या x y z बराबर -1। यही प्रूफ करना था। तो ये है इस सवाल का जवाब। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे इसका दी एंड होता है। अब देखते हैं अगला सवाल। ये यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। सवाल है सवाल नंबर 5 का दूसरा खंड। सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स x कोष्ठक में 3x माइनस 4x क्यूब। ये चीज प्रूफ करना है। सवाल नंबर है 5 का दूसरा खंड। सवाल में इन्होंने पहले दे रखा है कि जो प्रूफ करना है उसमें 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये चीज इन्हें हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि 3 साइन इनवर्स x बराबर है थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा बाई 3, या फिर x की वैल्यू हम निकाल के चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे साइन 3 थीटा का सूत्र लगा के भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक ये काम कर सकते हो, इस सूत्र की मदद से यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दोगे तो प्रूफ हो जाएगा। और एक ये तरीका है प्रूफ करने का कि हम साइन 3a का सूत्र लगा के भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो वैसा इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, जो साइन 3a का सूत्र होता है वो होता है 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब a। इस सूत्र का सहारा ले करके भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, इस सूत्र को। तो वैसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आइए इसको यहाँ पे लगा के दिखाते हैं। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड से शुरू करेंगे। राइट साइड है इसका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हम x की जगह पे हम साइन a रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4x की जगह साइन a रखेंगे तो साइन क्यूब a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3। तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो बचेगा 3a, केवल इतना ही बचेगा। अब यहाँ पे चूंकि हमने माना है कि x बराबर है साइन a, तो a बराबर होगा साइन इनवर्स x, वही यहाँ पे रख देंगे जो कि है लेफ्ट हैंड साइड।
तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। इस सूत्र का मदद लेना पड़ेगा और ये चीज़ बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगा। और भी तरीका इसको प्रूफ करने के लिए आप इसको लिखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, फिर दो साइन को जोड़ो, फिर जो रिजल्ट है उसको तीसरे के साथ जोड़ के भी लगा सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल नंबर 5वें का तीसरा खंड है, कास वाई बराबर एक्स कास ए प्लस वाई, और जहाँ पे दिया हुआ है कि कास ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं है, तो प्रूफ करना डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। तो ये सवाल पीछे के सेट में भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सवाल नंबर 9 के दूसरे का पहला खंड है। इसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, पिछला सेट है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस सवाल को छोड़ दे रहे हैं, और हर वो सवाल जो पीछे से रिपीट होता रहेगा उसे छोड़ दिया जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 5वें का चौथा खंड, दर्शाइए कि दो, यहाँ पे बिंदु दिया है 2 3 ऋण 4 और बी है 1 ऋण 2 3 और सी है 3 8 ऋण 11, संरेख दिखाओ कि ये तीनों बिंदु आपस में संरेख है। तो प्रूफ करने के लिए कई तरीके हैं, या तो आप दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो, तीसरे बिंदु को रख दो, या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो 2 2 करके, और किसी दो दूरी को जोड़ के तीसरा आ जाए तो भी संरेख है, या फिर आप दिक् अनुपात निकाल लो बराबर आ जाए तो भी वहां से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको दिक् अनुपात के रूप में प्रूफ करके देखेंगे। ए का जो निर्देशांक इन्होंने दिया है वो है 2 3 ऋण 4, बी का निर्देशांक दिया है 1 ऋण 2 और 3, और सी का निर्देशांक दे के रखा पहले से 3 8 ऋण 11, ये दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेखा ए बी का दिक् अनुपात निकालते हैं। दिक् अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, हमें इनको क्रमवार घटाना है। चाहे तो आप ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ घटा के निकाल सकते हैं इसको। जैसे हम इसको बी से ए की तरफ मान लो घटा के निकालते हैं, तो 1 - 2 लिखेंगे, 1 - 2 1 होगा ऋण 2 ऋण 3 और 1 होगा 3 धन 4, यानी ऋण 1 ऋण 5 और 7। रेखा BC का दिक् अनुपात तो BC का दिक् अनुपात C मतलब 3 में से 1 घटाएंगे, 8 में से ऋण 2 घटाएंगे यानी धन 2 हो जाएगा, और ऋण 11 में से ऋण 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 10 और ऋण में 14 आएगा। अब निकालेंगे दिक् अनुपातों का अनुपात। दिक् अनुपातों का अनुपात आप निकालोगे तो ऋण 1/2 ऋण 5/10 और 7 ऋण 14। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सब बराबर है, ऋण 1/2 ये भी आया और ऋण 1/2 ये भी आ गया और ऋण 1/2 ये भी आया। तो जब दिक् अनुपातों के दिक् अनुपात बराबर हो, इसका मतलब ये हो गया कि AB और BC समांतर है। अब दो रेखाएं आपस में समांतर हैं और उसमें से देखो B उभयनिष्ठ है, B बिंदु, यानी दो लाइन आपस में एक दूसरे के समांतर हैं और उसमें से एक बिंदु दोनों में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसलिए ABC संरेख है, क्योंकि जब संरेख होंगे तभी AB BC समांतर होगा, साथ में B कॉमन हो जाएगा। तो ये हुआ इस सवाल का जवाब, सवाल नंबर 5 का चौथा खंड। और उसके बाद एक सवाल और बचता है, उसको भी लगा देते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 का 5वां खंड,
हल कीजिए वाई डी एक्स माइनस कोष्ठक में एक्स प्लस 2y² dy बराबर 0। इसको हल करना है। वाई डी एक्स की वैल्यू है वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y² dy बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों को दो तरफ कर दो। वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y² dy। y से दूसरी तरफ भाग करेंगे तो हो जाएगा x बाई वाई प्लस 2y dy। ये dx है। अब dy को इस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा dx बटे dy x बटे y प्लस 2y। ये जो x बटे y है इसको इस तरफ कर देंगे तो ये हो गया dx बटे dy ऋण x बटे y बराबर हो गया 2y। तो ये हो गया dx बाई dy माइनस में p1 बाई वाई करके इस हिसाब से ये सवाल बनने लगा। ये px करके उसके बाद ये सवाल बन रहा है। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो है ऋण 1 बटे वाई और q की वैल्यू है 2y। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे समाकल गुणांक। जिसे हम IF इंटीग्रल फैक्टर कहते हैं। ये हो जाएगा ई पी डी वाई, जो नीचे है उसी से गुणा होगा। p की वैल्यू माइनस में 1 बाई वाई डी वाई। तो 1 अपान वाई का मतलब होता है log वाई, आगे माइनस है तो ये हो जाएगा ई के ऊपर यहाँ पे ये चिन्ह यहाँ रहेगा, ई के ऊपर पावर हो जाएगा। यहाँ पहले एक बार इसको सही लिख देते हैं 1 बाई वाई log वाई। तो ये हो जाएगा ई के ऊपर पावर माइनस में log वाई, और माइनस log वाई को चाहे तो लिख सकते हैं 1 अपान वाई। तो ये हो जाएगा ई के ऊपर पावर log 1 अपान वाई, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1 अपान वाई। ये IF का मान आ गया। अब जो जवाब होगा वो हो जाएगा IF इंटू एक्स। ये जो है यही लिखा जाएगा, ये IF इंटू एक्स बराबर इंटीग्रल फैक्टर Q IF और dy। तो IF की वैल्यू आ गई है 1 अपान वाई और Q की वैल्यू है सवाल में 2y। तो 2y 1 अपान वाई dy। यहाँ IF की वैल्यू 1 अपान वाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बाई वाई, और इसका ये पक्ष हल हो जाएगा। जब y से y कट जाएगा केवल 2 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 dy यानी 2y प्लस c। तो इसको लिखा जा सकता है x बराबर 2y² प्लस में cy। और इसी को आप चाहे तो जवाब लिख दो, या फिर आप x बाई वाई बराबर 2y प्लस सी इसको जवाब लिख दो। जो आपको अच्छा लगे आप उसको जवाब लिख सकते हो। तो ये था सवाल नंबर 5 के 5वें खंड का जवाब। यहाँ से सवाल शुरू होता है पूरा का पूरा। और आज के इस वीडियो में बस हम यहीं पर सलूशन को बंद कर रहे हैं, और आगे के पार्ट में हम सवाल नंबर 6 से आगे के सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाने की कोशिश की है समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।